अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई 1977 की तारीख हर पाकिस्तानी को याद है, क्योंकि उस दिन जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टॉपल डाउन किया था और फिर एक मार्शल लॉ लगा दिया था। कहा जाता है कि इस मार्शल लॉ के रास्ते को हमवार करने में अहम किरदार PNA ने अदा किया था और शामी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम वाक़यात इन्होंने अपनी आंखों से देख रखे हैं, बल्कि किरदार भी हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं इनसे यही करूंगा कि सर, ये PNA कैसे बना था? पीपल्स पार्टी का जो इलेक्शन था 1977 का, उसमें वो ग्रैंड अलायंस बना था 9 जमातों का, 9 सितारे कहते थे जिनको। और जब वो अलायंस बना तो पीपल्स पार्टी जो है वो हैरान रह गई, भुट्टो साहब हैरान रह गए, क्योंकि भुट्टो साहब जो थे उन्होंने 1 साल पहले इंतखाब करा लिया था। कौमी असेंबली का इलेक्शन 1978 में ड्यू था। अच्छा, उन्हें मुद्दत पूरी करने का कोई शौक नहीं था? नहीं, उन्होंने 1973 में जो दस्तूर बना उसके बाद 5 साल मुद्दत मुकर्रर हुई। 1978 में इंतखाबात होने थे और इंदिरा गांधी जो थी उसने इंतखाबात जो है वहां पहले करा लिए या वहां पहले हो गए। तो भुट्टो साहब ने सोचा कि मेरे यहाँ भी इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए, मुझे भी फ्रेश मैंडेट ले लेना चाहिए। फिर उस वक्त लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे थे पीपल्स पार्टी में, हत्ता कि ये लोग कहते थे कि एक शहर की आबादी अगर 10,000 है तो वहाँ 12,000 लोग जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यहाँ जाते थे भुट्टो साहब, जो नोटेबल्स हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, जो मुअज़्ज़ज़ीन चले आ रहे हैं 1857 से, वो जनाब उनके हाथ पे बैत करते चले जा रहे थे और उनकी वलवला अंगेज क़यादत पर एतमाद का आज़ार करते चले जा रहे थे। यानी इलेक्टेबल्स और इस तरह की एबल्स की टर्मिनोलॉजी पहले भी थी। हाँ, ये डिसेबल्स भी पता नहीं होते। तो अब इसे सोचा कि भाई ये जो अपोजिशन है ये टूटी फूटी हुई, बेशुमार पार्टियों में बटी हुई, और इसके तो इसको तो कैंडिडेट नहीं मिलने, और कोई उम्मीदवार जो था, जो तहरीक इस्तक़लाल थी, उसके लीडर थे एयर मार्शल असगर खान, और उस वक़्त उनको भुट्टो साहब का मुतबादिल समझा जाता था। उनकी भी बड़ी साख थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके कुछ अपने इक़दामात की वजह से और कुछ उनके फ़ैसलों की वजह से उनकी जो पार्टी थी वो उस तरह डेवलप नहीं कर सकी। उन्होंने बाकायदा अखबारात में इश्तहार दिया था उम्मीदवारों के लिए, तहरीक इस्तक़लाल, दरखास्तें मतलूब है। ये भी बहुत कम होता है लेकिन हुआ। और हमारे नवाज़ रसूलुल्लाह खान बड़ा मजाक उड़ाते थे उनका कि जनाब देखिए ये उम्मीदवार भी अब दरखास्तों पे मांगे जा रहे हैं। तो अब वहाँ उनकी इंटेलिजेंस ने कहा ये अपॉर्चून मोमेंट है, ये अब कर लो इलेक्शन। तो उन्होंने 1977 के इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अपोजिशन तितर बितर, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, अब हुआ क्या, ये जो PNA थी इसमें बड़ी पार्टी एक तो तहरीक इस्तक़लाल, उसके साथ थी जमीयत उलमाए पाकिस्तान। अब इनका एक गठजोड़ अलग था, और उधर मुस्लिम लीग पगाड़ा साहब उसके सदर थे, जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम, मुफ्ती महमूद साहब उसके सरबराह थे, और उस वक्त तो 1970 में मौलाना मौदूदी हयात थे, वो उसके सरबराह थे, और मियां तौफीक मोहम्मद शायद उनके कायम मुकाम थे क्योंकि उनकी सेहत ख़राब थी। मुफ्ती महमूद साहब जमीयत उलमाए इस्लाम के सदर, और आपका खुदा भला करे ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब, ये तो कश्मीर में थे, ये भी ज़ख्म खुर्दा थे ना, इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो ये भी पाकिस्तान की सियासत में जनाब तशरीफ़ ले आए थे। और एक खाकसार तहरीक थी, अशरफ खान हुआ करते थे मरहूम, तो खाकसार तहरीक उसके भी असरात थे, कुछ वर्कर तो उनके अब भी मौजूद हैं। जब कोई जुलूस वगैरह निकालते हैं ना तो सैकड़ों क्या हज़ारों लोग होते हैं उनके जुलूस में, अगर जो महसूस नहीं होते आपको। तो अशरफ खान साहब जो थे, अशरफ खान का एक भतीजा जो है फिर वो जावेद हाशमी के साथ रुकने सूबाई असम्बली बना बाद में, और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ और फिर अब तहरीक इंसाफ में है। तो बहरहाल वो अशरफ खान थे। इस तरह ये 7 जमातें इधर और 2 जमातें उधर,
अच्छा, उधर कौन कौन सी? असगर खान और जमीयत नूरानी मियां की जमात। ठीक है। अब इनका आपस में मेल मुलाकात नहीं हो रही थी और कुछ तालमेल नहीं हो रहा था। महमूद अली कसूरी साहब के घर पे एयर मार्शल असगर साहब आमतौर पर ठहरते थे या अपने भाई साहब के पास गुलबर्ग में ठहरते थे, तो उनका जो डेरा सियासी होता था वो कसूरी साहब के घर पे होता था। तो अब ये सवाल पैदा हुआ, कोशिश ये हो रही थी कि ये दो लीडर जो है मिल जाएं। अब जो जमात इस्लामी के और मुस्लिम लीग के लीडर जो थे वो मियां महमूद अली कसूरी के घर जाने को तैयार नहीं थे कि हम क्यों मिलने जाएं जी। और वो जो एयर मार्शल असगर खान साहब थे वो पीर साहब पगाड़ा के घर में ये मंसूरा जाने को तैयार नहीं थे, हमको मिलने जाए। तो कैसे इत्तेहाद हो, कैसे बातचीत हो, कुट्टी हुई है आपस में, एक का मुंह उधर एक का उधर। तो हुआ ये कि रफीक बाजवा साहब जो है वो बड़े वकील थे, नामी ग्रामी, उनकी एक अपनी कहानी है। वो शामिल हो गए जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान में और उसके शायद बन गए कुछ सेक्रेटरी जनरल उस वक्त मेरा ख्याल थे, नूरानी मियां के साथ। नूरानी मियां के साथ जी। अब उन्होंने, वो मेरे वकील थे कई मुकदमात में, उन्होंने मुझसे बात की कि यार कोई बातचीत होनी चाहिए, कोई इत्तेहाद होना चाहिए और कोई आपस में बैठना चाहिए। उधर मैंने प्रोफेसर गफूर साहब से बात की, वो सेक्रेटरी जनरल थे दूसरे इत्तेहाद के, जो यूडीएफ था, उसका क्या नाम था, बाकी जिसमें नैब भी शामिल थी, नैब वली खान साहब की जमात, वो भी उनके साथ थी, जमात इस्लामी के साथ। हाँ जी, हाँ जी, जमात इस्लामी के साथ नैब जमहूरियत के लिए दोनों इकट्ठी रही हैं बहुत अरसे तक और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब उन्होंने कहा, मैंने गफूर साहब से बात की, तो मेरा जो दफ्तर था ये राना चैम्बर्स पुरानी अनारकली में था और हफ्तरोज़ा जिंदगी का दफ्तर से जो भी वीकली था उस जिंदगी के नाम से था, ये उस वक्त इस्लामी जमहूरिया के नाम से था। तो क्योंकि आप भुट्टो साहब के ज़ेरे अताब थे और डिक्लेरेशन बदल रहे थे। हाँ, ज़ेरे अताब थे, जाहिर है। ठीक है। और हमें उनका दौर जो था खासा गला गुजर रहा था और कभी एक डिक्लेरेशन बंद, कभी दूसरा डिक्लेरेशन बंद, कभी जमानत तलब हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कोई मुकदमा कायम हो गया, कभी पर्चा जब्त हो गया, एक कहानी है वो भी। तो मेरे दफ्तर में प्रोफेसर गफूर साहब और रफीक अहमद बाजवा साहब दोनों तशरीफ ले आए और उनकी मुलाकात हुई। इंटरेस्टिंग। और वहां ये तय पाया कि जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान और एयर मार्शल असगर खान का आपस में इत्तेहाद है और इधर जनाब गफूर साहब जो हैं जमात इस्लामी के साथ हैं, नौदाना नसरुल्लाह खान की जमात भी उनके साथ थी, वो भूल गई, पीडीपी उसका नाम था। तो ऐसा किया जाए कि मीटिंग जो है लीडरों की ये जनाब बाजवा साहब के घर पे कर ली जाए। गोया बीज डाल दिया गया इत्तेहाद का। रफीक बाजवा साहब का घर था यहां शादबाग में, उनके घर पर आने में कोई आर नहीं थी एयर मार्शल असगर खान को, वो तो उनके इत्तेहादी का घर था। और जमात इस्लामी और दूसरी जमातों ने कहा बाजवा साहब जो हैं वो बड़े फाइटर थे और मुकदमे लड़े, उन्होंने हमारे मुकदमे भी एजाजी लड़े। और इत्तेहादों की ये कहानी जो है ना, इत्तेहाद की कहानी बहुत ही दिलचस्प मरहले में आ गई है, पीएनए की कहानी। लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है 5 जुलाई के हवाले से कि 5 जुलाई को मार्शल लॉ कैसे लगा, और उससे पहले सूरत हाल ये थी कि एक इत्तेहाद बन रहा था भुट्टो साहब के खिलाफ। शम्स साहब, आपके दफ्तर में मुलाकात हो गई, फिर उसके बाद रफीक बाजवा साहब के घर पहुंच गए। प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब की और रफीक बाजवा साहब की। ठीक। और रफीक बाजवा साहब के बारे में मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो सिविल लिबर्टीज़ के, शहरी आज़ादियों के बड़े दाई थे और बड़े मुकदमे उन्होंने लड़े हैं मुफ्त। हनीफ रामे साहब का मुकदमा, ज़िया शाहिद साहब का मुकदमा, उर्दू डाइजेस्ट का मुकदमा और ख़ुद हमारे मुकदमे मेरे अपने जो थे वो, और उनका पूरा पूरा दिन बाज़ औक़ात
यही एजाजी मुकदमात लड़ने में गुजर जाता था। यानी उनकी एक पोजीशन थी भुट्टो गवर्नमेंट के खिलाफ। हाँ, वो नहीं, वो वकील थे, यानी पोजीशन, और जो उनके मातूब थे उनके मुकदमे लड़ते थे। और मुकदमे देखिए, ट्रिब्यूनल्स में लड़ना, बाकायदा जहां हेयरिंग हो रही हो और वहां जिरा करना और हफ्तों जो है उन मुकदमात में मसरूफ रहना, यह कोई आसान काम नहीं था। और महमूद अली कसूरी साहब की भी उस वक्त बड़ी शोहरत थी, वो भी सिविल, और एम अनवर बारटला, उनकी भी शोहरत थी बड़ी। एम अनवर बारटला में हमारे मुकदमे लड़े, भुट्टो साहब के खिलाफ जो पहला मुकदमा था उनके मार्शल लॉ के, वो उन्हीं ने लड़ा। और वो जब भुट्टो साहब आए इक़्तिदार में, तो सबसे पहले जो अखबार नवीस गिरफ्तार किए गए उनमें मैं भी शामिल था। अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब भी थे, एजाज हसन कुरैशी साहब भी थे, फिर हुसैन नकी साहब थे, मुज़फ़्फ़र कादर मरहूम रुखसत हो गए। और हमारे हफ्तरोज़े पर पाबंदी लगी, ज़िंदगी पर, उर्दू डाइजेस्ट पर, और हमें जनाब गिरफ्तार किया गया मार्शल लॉ के तहत। हमने मार्शल लॉ की अदालत को तस्लीम करने से इनकार किया। ये एक और कहानी है। बहरहाल जी, तो अब ये जो मीटिंग हो गई और तय पाया कि ये सारी जमातें जो हैं अपना एक इजलास कर लें रफीक बाजवा साहब के घर पर। ठीक है, वहां आने में किसी को आर नहीं है। जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान भी आ जाएगी, एयर मार्शल असगर खान भी आ जाएंगे, बाकी जमातें भी बाजवा साहब की खिदमात की मुतरफ थी। सो शाद बाग में उनके घर में छत पर PNA का इजलास हुआ पहला, यानी वहां बनी, मतलब मुराद ये इत्तफाक हुआ, जो PNA तो नहीं बनी थी उस वक्त। और उस इजलास ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद हुआ था ये काम। ये देखिए, ये इलेक्शन अनाउंस हो चुका था या होने वाला था, ये डेट्स का मुझे मुगालता न लग जाए कहीं, मैं इसलिए उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो बात शुरू हो गई है और बस अब पता नहीं कहां तक जाएगी। वहां इत्तफाक हो गया। अगला इजलास जो है वो हुआ मुस्लिम लीग हाउस में, डेविस रोड पर, ये हमारे दफ्तर से कुछ ही फासले पर। और उसमें फिर जनाब ये तय हुआ झंडा होगा, उस पे 9 सितारे होंगे, निशान साइकिल होगा, नाम पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद होगा। अच्छा, PNA। अच्छा, इसमें अमेरिका का भी तो कोई रोल होगा? नहीं, अमेरिका मनी मुझे नजर नहीं आया कहीं। अब अगर तो मेरे दफ्तर में तो कहीं मौजूद नहीं था, डेविस रोड पे भी नहीं था। डेविस रोड पे भी मैंने नहीं देखा। और बाजा साहब के घर तो शादबाग, तो रिक्शे विक्शे पे जाना पड़ता था, वहां तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकता था। तो मैंने अमेरिका वगैरह कोई नहीं देखा, क्योंकि ये कुछ लोगों ने लिखा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। लोग तो बहुत कुछ लिखते रहते हैं ना, और लोग तो टामक टोइयां मारते रहते हैं। हो सकता ये मैंने कोई अमेरिका से उस तक मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा, अब ये फजा मजबूरी बन रही थी। भुट्टो साहब से तमाम सियासी लीडर जो थे वो तंग थे। नैब के खिलाफ तो बाकायदा कार्रवाई हो चुकी थी और उनके लीडर जो थे जेलों में थे। वली खान नैब जो थी उस पर पाबंदी लग चुकी थी, उसकी जगह NDP बन चुकी थी, ठीक है ना। शेरबाज मजारी, बेगम नसीम, वली खान उसको लीड कर रहे थे। और जब ये बात हो रही थी उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके थे। आपको मैं अर्ज करूं कि जो हैदराबाद ट्रिब्यूनल कायम हुआ था, बलोचिस्तान के और सूबा सरहद के या पख्तूनख्वा के जो लीडर थे, जिनमें अब्दुल वली खान थे, गौस बख्श बदिंजो थे, खैर बख्श मरी थे, अताउल्लाह मैंगल थे, ये सारे लोग जो थे इनको हैदराबाद में रखा गया था और इन पर मुकदमा चल रहा था गद्दारी का। और हमारे जस्टिस असलम रियाज हुसैन जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, वो उसके सरबराह थे। तो वो तो एक मुकदमा फेस कर रहे थे। उनकी जानशीन पार्टी NDP थी, सरदार शेरबाज मदारी साहब और मोहतरमा नसीम वली खान की क़यादत में वो काम कर रही थी। सरदार शेरबाज मदारी माशाल्लाह अब भी हयात है, बड़े जो मैंने ज़िंदगी में बासूल तरीन लोग देखे उनमें से वो एक। अभी मैं पिछले दिनों कराची गया एक शादी में, तो जब उनको पता चला कि मैं भी उसमें आऊँगा, हमारे दोस्त हैं नसीर अहमद सलीमी साहब, उनकी बेटी की शादी थी, तो जब वहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ कि मज़ारी साहब जो है वो बहुत पहले आ गए थे। जब उन्हें पता उन्होंने TV पे प्रोग्राम देख लिया मेरा, कराची से था,
तो उन्होंने पूछा कि वो आएंगे यहाँ, उन्होंने कहा आएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर मैं इंतज़ार करता हूँ। उनकी सेहत ख़राब है, वो इंतज़ार कर, मुझे कहने लगे मैं आपका ही प्रोग्राम देखता हूँ, बाकी बहुत कम प्रोग्राम टीवी पे मैं देखता हूँ, और फिर इंतज़ार कर रहा था कि आपसे मिले बगैर नहीं जाना। पुरानी बात होती रही, कुछ उनका हाफजा भी मुतासर हो चुका है, लेकिन उनकी किताब जो है, उनकी याददाश्तें, वो ये मार्केट की किताब है और भुट्टो अहद की पूरी कहानी सुनाती है। अच्छा शम्स बहरहाल साहब, जी शम्स साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। एक्चुअली सवाल ये है कि वो जो हाथी मेरे पीछे पड़ गया है, डॉलर जो है लाहौर में कहाँ से आ रहा है, ये सब तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। कौमी असम्बली में भुट्टो साहब ने कहा। अभी तो देखिए आप बहुत आगे जा चुके हैं, अभी इलेक्शन लड़ना है, अभी तो इलेक्शन अलायंस बना है, ठीक है। अभी तो सारे देखे ना। अब जमात इस्लामी जो थी उसकी कोशिश थी कि एयर मार्शल असगर खां उसके सदर बन जाए, पीएनए के। हाँ जी। और अब जो हुकूमत भी हरकत में आई, क्योंकि असगर खां साहब जो हैं वो एक उनका फेस था, एक लिबरल फेस, और भुट्टो साहब के मुकाबले का अप टू डेट जदीद तालीम याफ्ता। अब उन्होंने कहा जब अलायंस बन रहा है, कुछ एजेंसियों ने टुक टक 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 की होगी कि किसी तरीके से असगर खां इसके सदर बने। अच्छा, यानी अगर इन्वॉल्वमेंट थी एजेंसियों की तो ये थी कि असगर खान दूर रहे। ये काम शुरू हुआ। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो अब वहां आप इख्तलाफ राय हो गया अंदर, और वहां ये हुआ दूसरी सियासी जमातें जी, उन्होंने कहा मुफ्ती महमूद साहब को बनाए। उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, पीडीपी भी शामिल, नवाज़ रसूलुल्लाह खान साहब ने भी उनका नाम पेश किया। हर अलायंस के सदर होते थे नवाज़ रसूलुल्लाह खान। अब वो अलायंस के सदारत जो थी उन पर इत्तफाक नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा मुफ्ती महमूद साहब जो है सदर बने। मुफ्ती महमूद को सदर बनाया गया और नवाज़ रसूलुल्लाह खान नायब सदर बन गए। अच्छा, ये जो आपने एजेंसियों वाली बात की, ये खेल कौन खेल रहा था, किसके जरिए खेला जा रहा था? ये देखिए, आप ये तो एक फील कर रहे होते ना आप जी, जो इधर उधर से एक्टिविटी हो रही होती है। मेरा ख्याल राव रशीद थे उस वक्त आईबी के चीफ, तो वो एक सुन गुन थी ना, फिर कुछ तज्जिए भी होते हैं। तो मुफ्ती महमूद साहब क्योंकि एक बड़े दबंग आदमी थे, बड़े जी शऊर थे, सूबा सरहद जो थी पख्तूनख्वा उसके वजीर आला रहे थे, और उनकी अपनी नरमुल्ला के नारे लगते थे वहाँ उनके। और वो 70 के इंतखाबात में भुट्टो साहब ने कई नशिस्तों पर इंतखाब लड़ा था। यहाँ लाहौर में जस्टिस जावेद इकबाल के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। जावेद इकबाल को हरा दिया उन्होंने, क्योंकि वो जनरल सरफराज भी खड़े थे उस सीट पर, और वो दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थे। लेकिन डेरा इस्माइल खान में भुट्टो साहब मुफ्ती महमूद के मुकाबले में खड़े हुए और मुफ्ती महमूद ने उनको हरा दिया, भुट्टो साहब को। तो मुफ्ती साहब बन गए पीएनए के सदर। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है और गुफ्तगू जो 5 जुलाई के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग मरले पे आ गई है। अब इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। 5 जुलाई 1977 के हवाले से बात हो रही है, और अभी तक हम जहाँ तक पहुँचे वो ये है कि एक इत्तेहाद बन गया भुट्टो साहब के खिलाफ, और मुफ्ती महमूद साहब उसके सदर बन गए। जी। अब जमीयतुल उलमा पाकिस्तान जो थी नूरानी मियाँ, उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें लफ्ज़ इस्लामी निज़ाम की बजाय निज़ाम मुस्तफ़ा इस्तेमाल होता था। ठीक है, जमात इस्लामी क्या है, इस्लामी निज़ाम इस्तेमाल होता था। तो निज़ाम मुस्तफ़ा एक नई टर्म थी, तो ज़्यादा मुंह पे चढ़ गई। उन्होंने कहा इस्लामी निज़ाम तो पता नहीं सैकड़ों साल से हम नाफिज कर ही रहे हैं, तो ये एक नई टर्म है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने और उसके लीडरों ने समझा कि मुफ्ती महमूद साहब एक मौलवी साहब इनके सदर आप बन गए हैं, और नारे भी लगने लग गए, वजीर आजम मुफ्ती आजम, वजीर आजम मुफ्ती आजम। तो अब यह है कि इनको वोट भी कम पड़ेंगे और पूरी दुनिया में भी भुट्टो साहब को सपोर्ट मिलेगी कि जनाब ये मुफ्ती साहब को तो वजीर आजम नहीं बनाना ना पाकिस्तान का, समझे ना। अच्छा, ये आज से 35 साल पहले भी यही सवाल था। मगर हुआ ये कि जब मूवमेंट चली तो वो मुफ्ती साहब का मौलवी होना
उसमें ज्यादा काम आ गया क्योंकि जोशो जज्बा ज्यादा भर गया मजहबी कारकुनों में। तो बहरहाल अब जब ये इत्तेहाद बन गया और अनाउंस हुआ तो जनाब मुस्लिम लीग हाउस में ठट के ठट लग गए, कतारें लग गई उम्मीदवारों की कि जनाब हमें टिकट चाहिए, जो हमें टिकट चाहिए। सोचा जा रहा था उम्मीदवार ही नहीं होगा, कौन लड़े, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कौन जीतेगा, ये 4-5 तितर-बितर हुई जमातें, इनका कौन टिकट लेगा। और कुछ लोग कह रहे टिकट हमें दें, टिकट हमें दें। और इस तरीके से एक बराबर की ताकत खड़ी हो गई पीपल्स पार्टी की और भुट्टो साहब की। 1-to-1 मुकाबला हर हल्के में। अब जो इलेक्शन की कैंपेन चली है फिर उसमें भुट्टो साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और उनके जनाब चीफ मिनिस्टरों ने कहा हमको पीछे रहे, वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। और भुट्टो साहब को बिला मुकाबला मुंतखब होने के लिए जान मोहम्मद अब्बासी साहब को अगवा करा लिया गया, जो उनके कैंडिडेट थे जमात इस्लामी। अगर इलेक्शन लड़ते तो 10-15 हजार वोट ले लेते उनके मुकाबले में, जीतते नहीं। लेकिन उन्होंने जनाब क्योंकि बिला मुकाबला होना था उनको अगवा करा लिया। तो हमने सुर्खी लगाई थी उसकी, वो बिला मुकाबला जीत गए भुट्टो साहब, ये बिला मुकाबला हार गए। तो अब ये हुआ, अब वज़ीर आला ने भी ये काम शुरू कर दिया। अब जनाब भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई और जिसमें सरकारी मशीनरी को जो इन्वॉल्व किया, जगह जगह डिप्टी कमिश्नर और एसपी और पीपल्स पार्टी के लोग, उनकी कमेटियां बनाई, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी जिम्मेदारियां पूरे धड़ल्ले के साथ, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है और मौजूद है। पूरा एक प्लान बना कि इलेक्शन के नतायज जो हैं वो हासिल करने हैं मर्जी के मुताबिक, वोट चाहे किसी तरफ भी जाए, जो भी है ठीक है। अब जो आप कहें भुट्टो साहब पॉपुलर थे, वो जीतते ना जीतते, उन्होंने जो लोग इकट्ठे किए, उनकी जिम्मेदारियां लगाई, इंटेलिजेंस एजेंसियों को जिस तरह इस्तेमाल किया, जिस तरह अपने इर्द गिर्द ताना बाना बुना, वो किसी दिन अगर मौका मिला तो सारी तफसीलात डॉक्यूमेंटेड आपके सामने पेश कर देंगे लोगों के। अब वो सब उनकी फाइलों पे मौजूद है, जो उनकी अपनी फाइलें थी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की, उनकी नोटिंग है और पूरी एक्टिविटी है। बहरहाल इलेक्शन चला, मूवमेंट चली और रिजल्ट जब, और एक जज्बात जो थे वो बिफर गए और पीएनए जो थी उसने भी फुल कैंपेन चलाई। और जब इलेक्शन हुआ तो जगह जगह जनाब शिकायत धांधली की, रिगिंग की, बक्से तोड़ने की, बक्से उठाने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सज्जाद अहमद जान, उन्होंने कहा हमने तो दुकान सजाई थी, डाकू लूट के ले गए तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अब जनाब जो इलेक्शन जो रिजल्ट आया है, चंद सीटें जो हैं वो पीएनए ने जीती और भारी अक्सरियत से मुंतखब हो गए जनाब जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी। और असेंबली का इजलास भी बुला लिया। असेंबली इजलास का बुलाना है। अच्छा। अभी तो कौमी असेंबली का इलेक्शन हुआ ना। अच्छा, ये कौमी असेंबली का इजलास। उस वक्त कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन एक दिन नहीं होते थे, 3 दिन का वक्फा था। अगले दिन मुस्लिम लीग हाउस में पीएनए के लीडरों का इजलास हुआ, कारकुनों का हजूम था वहां और एक ही मुतालबा था, इलेक्शन का बाइकाट, सूबाई का, ठीक है। और पीएनए ने ऐलान किया कि हमने इंतखाबात का बाइकाट कर दिया क्योंकि इसके बाद इलेक्शन जो है फेयर नहीं हो सकता। जो कुछ हुआ है 7 मार्च को, बस। अच्छा, बेशतर हलकों में है 1-to-1 मुकाबला था? नहीं, 1-to-1 ही था तकरीबन, कई जगह और भी उम्मीदवार खड़े होंगे, लेकिन बहरहाल जो हस्बे तौफीक हो सकता था वो किया गया। ना किया जाता तो क्या होता, ये अलग बहस है, मैं इस पर नहीं पढ़ता। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ, पीएनए ने बाइकाट कर दिया। जब बाइकाट कर दिया तो उस दिन कोई शख्स जो है पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने नहीं आया, वीरान थे। सूबाई असेंबली के दिन पोलिंग स्टेशन वीरान, साए साए। वो जो हबीब जालम ने तो कहा था रेफरेंडम के बारे में कि जिन था कि रेफरेंडम था,
वही आलम था, हु का आलम। और पीपल्स पार्टी वालों ने सोचा कि जब कोई और वो नहीं आ रहे तो उनके अंदर जोशो खरोश भी खत्म हो गया। अच्छा, उन्होंने भी वोट नहीं डाला? वोट डाला होगा थोड़ा बहुत आके, भाई हम तो जीत ही गए अब। जब बायकॉट करते हैं। इलेक्शन बड़ी अजीब चीज है, जब आप मुकाबला नहीं होता ना, जब तक उस वक्त तक आपको वोट देने की अर्ज भी नहीं होती। कुछ आ गए, कुछ नहीं आए, ऐसे ही लोगों ने देखा कि लाहौर शहर में हमने सब देखा, वीरान थे पोलिंग स्टेशन। और शाम को जब नताइज का ऐलान हुआ तो फिर पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीत गई। वो जनाब संदूकचों से वोट बरामद हो गए, जो सरकारी अफसरों ने डाल दिए और जियालों ने डाल दिए, ठकाठक मोहरे लगाकर। अब वो जो ऐलान हुआ सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात का, उसने मोहरे तस्दीक सबत कर दी कि ये इलेक्शन जाली है। जो कसर रह गई थी ना 7 मार्च को, वो उस दिन पूरी हो गई और लोगों को 100% यकीन आ गया कि ये सब जाली कारोबार हुआ है और इलेक्शन पर अदम एतमाद का आज़ार हो गया। और फिर तहरीक कब शुरू? फिर नए इंतखाबात का मुतालबा शुरू हुआ। हम नहीं मानेंगे इस असेंबली को और इन असेंबलियों को जो सूबाई हैं, और इस्तीफे देंगे, यहां से नए इंतखाबात कराए जाएं। शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर वो तहरीक कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कि जो मुंतज हुई 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ पर। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ के हवाले से गुफ्तगू जारी है और बात पहुंची है कि असम्बलियों का इंतखाब हो गया, धांधली का इल्ज़ाम लग गया, कहा कि नए इलेक्शन करवाएं और तहरीक शुरू हो गई। अल्टीमेटम दिया गया, उन्होंने नहीं माना, तहरीक शुरू हो गई। मुजाहरे, हंगामे, जलसे और गिरफ्तारियां, मुकदमे, मगर तहरीक ख़त्म नहीं हुई और बढ़ती चली गई। जेलें भर गईं, लाठी चार्ज हुए और कहीं कहीं फायरिंग भी हुई। फिर हुकूमत की तरफ से, शहरों, हाँ, और किसी तरफ से। वहां पीएनए की तरफ से कोई तशद्दुद नहीं था, उस जमाने में तशद्दुद का कोई सवाल नहीं था। और कहीं बत्ती भी नहीं टूटी किसी सिग्नल की। उसके बाद जनाब उन्होंने शहरों में एक मार्शल लॉ लगा दिया, छोटा मार्शल लॉ, मिनी मार्शल लॉ, मुख्तलिफ शहरों में। और मिलिट्री कोर्ट्स बन गई, वो वर्करों को पकड़ती और सजाएं देती, सबरी मिलिट्री कोर्ट। ये सिर्फ मार्च और जुलाई का दरमियान। हाँ जी, गर्मी तो शदीद थी और फिर भी तहरीक चलती थी। और मौलाना नूरानी को जैकबाबाद में रखा गया, सारे लीडर गिरफ्तार कर लिए गए। फिर उसके बाद मजबूर हुए भुट्टो साहब और फिर उनको छोड़ा, फिर उनसे मुज़ाकरात का आगाज किया। उसमें सऊदी अरब के सफीर भी शामिल हो गए, उन्होंने बातचीत कराने में लग गए। सरदार अब्दुल कयूम खां को भी इस काम पे लगाया। बहरहाल फिर वो मुज़ाकरात शुरू हुए। लेकिन अब ये जो सारा किस्सा है, भुट्टो साहब की जो तमाम तर कोशिश के बावजूद तहरीक दबी नहीं। मार्शल लॉ रास्ता नहीं रोक सका। जनरल ज़ियाउल हक जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और जनरल ज़ियाउल हक के बारे में समझा जाता था कि वो भुट्टो साहब के खास वफादार। अब वो मुज़ाकरात शुरू हो गए भुट्टो साहब के साथ। इधर से मुफ्ती महमूद साहब, आपके नज़र नसरुल्लाह खान और प्रोफेसर गफूर अहमद, और उधर से भुट्टो साहब, अब्दुल हफीज पीरजादा जो उनके वजीर कानून थे और उनके सोने मुंडे कहलाते थे, और मौलाना कौसर न्याजी साहब। अच्छा, उस वक्त जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो भुट्टो साहब गवर्नमेंट फॉर्म कर चुके थे बाकायदा तौर पे उन्हीं असम्बलियों की? हाँ, वो उन्हीं असम्बलियों की गवर्नमेंट थी ना, और किसकी बननी थी? वो तो वज़ीर आज़म कंटिन्यू कर रहे थे। और अब इसके 2 आदमी जिंदा हैं उस मुज़ाकरात के, एक प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब और एक अब्दुल हफीज पीरजादा साहब। बाकी सब अल्लाह को प्यारे हो चुके। उन मुज़ाकरात में बहुत मसाइल देने पैसा है। हैदराबाद ट्रिब्यूनल जो है उसको ख़त्म किया जाए, उनको रहा किया जाए।
अब उन्होंने, भुट्टो साहब ने जनरल ज़ियाउल हक को और फौजी अफसरों को बुला लिया मुज़ाकरात के दौरान। उन्होंने ब्रीफिंग दी, उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल खराब है और किस तरह हम ऑपरेशन कर रहे हैं और किस तरह ये मुकदमे वापस लिए जा सकते। यानी फौज ने अगेंस्ट मशवरा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मर्जी के मुताबिक ब्रीफिंग दी वहां आके, जिसमें पीएनए के लीडरों ने बड़ी खफगी का इज़हार किया। उन्होंने कहा फैसला, भुट्टो साहब से कहा फैसला आपको करना है, आप फौज को बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? फौज तो हुक्म की ताबे है, उसको आप एक तरफ रखें। और वो जनाब उनकी हर बार उनका कामयाब ना हुआ। बिलाखिर ये भी हुआ कि मुफ्ती महमूद साहब जो थे, उन्होंने कहा चलिए ये हैदराबाद ट्रिब्यूनल जो है, आप इलेक्शन दोबारा कराइए, हैदराबाद ट्रिब्यूनल का मामला मौखर कर दें, हम खुद आके फैसला कर लेंगे। लेकिन एनडीपी जो थी, शेरबाज मजारी साहब और बेगम वली खान और फिर असगर खान साहब भी, वो इस पर तैयार ना हुए। तो मज़ाकरात होते रहे। भुट्टो साहब बीच में उनके दौरे पे चले गए लीबिया, एन मज़ाकरात। हाँ जी। अच्छा, उस वक्त उन्हें मज़ाकरात की खतरनाक होने का एहसास नहीं था? ये तो तय कर चुके थे कि इलेक्शन होने हैं, अब दोबारा इस पर इत्तेफाक हो गया था, दोनों पार्टियां मान। हाँ जी। इससे आप देखिए, इससे बड़ी कोई शिकस्त क्या हो सकती थी अखलाकी उनकी, कि चंद हफ्तों के अंदर अगर दोबारा इलेक्शन कराने पड़ जाए और उनको अपनी असेंबली को डिसमिस करना पड़े, तहलील करना पड़े। अब इस दौरान में वो अपनी सियासत जनाब आ गए राजा बाजार में, कहा हाथी मेरे पीछे पड़ गया है, और मैं जब खात लहराना शुरू कर दिया, दौरा शुरू कर दिया। वो अपनी एक सियासी हिकमत अमली जो थी, ताकि अपना एक इमेज ठीक करने के लिए, बनाने के लिए उन्होंने अपनी, सियासतदानों के काम है। एक कहा जाता है डॉलर इतने ज्यादा आ गए कि कराची और लाहौर में डॉलर, रुपए की कदर जो है वो बढ़ गई। हम तो यहाँ जनाब मौजूद थे, लोग दीवाना वार आते थे। कोई आ गया था, ये पर्ची ले लें, आप पेट्रोल डलवा लिया करें। कोई आता था, जनाब ये पैसे ले लें। कोई आता था, जनाब ये जेवर ले लें। एक ऐसा मालूम होता था कि एक पूरी कौम में एक नया करंट आ गया। मार्क टैली के बारे में कहा जाता है कि मार्क टैली जो है उसने बड़ी बीबीसी थी जी, बीबीसी को लोग सुनते थे। और फिर भुट्टो साहब ने ये छोटी छोटी जो मिलें और कारखाने सब इनको नेशनलाइज कर लिया था। उन्होंने भी बड़ा फाइनेंस किया इस मूवमेंट को, आड़तियों ने भी किया, ताजरों ने भी किया, उनके कारोबार पे भी लात मार दी। तो बहुत ये जो, और मैंने बड़ी तहकीक की है, इस वक्त किसी वक्त आपको इस पर अलग प्रोग्राम करेंगे। मुझे ये साबित नहीं हो सका कि किसिंजर ने भुट्टो साहब को मुलाकात के दौरान कोई धमकी दी हो। उन्होंने ये जरूर कहा कि आप हमसे मामला कर लें, वगरना डेमोक्रेट्स आ रहे हैं, हम इलेक्शन हारने वाले हैं ये, और वो बड़े सख्ती से बात करेंगे, फिर आपसे उनका मामला नहीं हो सकेगा। ये एक भुट्टो साहब की और किसिंजर की मुलाकात क्या थी, उसमें क्या हुआ, ये एक दूसरी कहानी है। और मेरी जो तहकीक के मुताबिक और जस्तजू के मुताबिक कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कोई धमकी दी हो, उन्होंने कोई सख्त लहजे में बात की हो, या दुरुस्त कोई पैगाम दिया। बाहर से पैसा भी नहीं आया। नहीं, पैसा मेरी कोई भी नहीं आया, कहीं ना कहीं आ गया होगा, मुझे नहीं मालूम। देखिए, जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, मुख्तलिफ ताकतें जिनके अपने मफादात होते हैं, स्कोर सेटल करने कर सकती हो सकता है। लेकिन आप इसको देखिए, कहा यह गया कि एटमी प्रोग्राम खत्म करने के लिए यह भुट्टो साहब को यह निशाना बनाया गया। तो वो एटमी प्रोग्राम तो फिर ज़ियाउल हक ने भी खत्म नहीं किया, बल्कि 1983 में एटम बम बना दिया। तो ये लॉजिक तो गलत हो गई। या तो ज़ियाउल हक जो थे वो एटमी प्रोग्राम को खत्म कर देते, उन्होंने तो उसे पाया तकमील को पहुंचाया। तो बहरहाल ये होते होते यहां तक नौबत पहुंची। देखिए, कि जब यहां लाहौर में जुलूस निकला, जुलूसों पर पाबंदी थी, फौज लगी हुई थी, और फौज जो थी जुलूस को रोक रही थी, है ना, पुलिस के बस में तो रहा नहीं था। और जब जुलूस निकला, हर जुमे के बाद जुलूस निकलते थे, जुमे की नमाज के बाद, यहां जनाब जुलूस निकला और गोली चली और लोगों ने सीने पे गोली खाई, इसी लाहौर शहर में।
शब सब चार नहीं, पहले जी, सुन ले, एक जी गोली खाई, 3 लड़के जो हैं वो गोली खा के गिरे और यक्के बाद गिरे, और 3 ब्रिगेडियर जो थे फौज के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हम गोली नहीं चला सकते। ये कलमा पढ़ते हुए नौजवानों पर। अब फौज को खतरा पैदा हुआ कि हमारे अंदर खलफशार हो जाएगा, डिसिप्लिन टूट जाएगा। अब फौजी हाई कमान ने फैसला किया कि हमने टेक ओवर करना है। इस वजह से टेक ओवर हुआ। और कैसे हुआ, मुझे जतोई साहब ने बताया कि रात के 12 बजे या उससे बाद कुछ फौजी ट्रक वहां आए और नूर मोहम्मद जो उनका मुलाजिम था, नूरा, वो भागता हुआ आया कि साईं कोई फौजी आ गए हैं। भुट्टो साहब ने फौरन कहा पुट मी टू ज़िया, और जनरल ज़ियाउल हक को थोड़ी देर के बाद ज़ियाउल हक जो थे वो टेलीफोन लाइन पे थे। भुट्टो साहब ने पूछा ये क्या हो रहा है? उन्हें कहा, ज़ियाउल हक ने कहा, सॉरी सर, वी हैड टू डू इट, और रिसीवर उनके हाथ से गिर गया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन ये कहानी अभी बहुत लंबी है। इसमें फांसी भी आती है भुट्टो साहब की, मुकदमा भी आता है, बात की बात वो बात की बातें हैं, उनको हम किसी और प्रोग्राम के लिए उठा रखते हैं। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।